वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। क्या वेरिएशन होता है वो देखना है। देखो जैसे जैसे तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, मीन्स उसमें सॉल्यूट कम कर रहे हो और सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो उस केस में सॉल्यूट का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा आयंस में, ठीक है। क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सॉल्यूट के बीच में इंटर एटॉमिक इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम है और उनको वो आयंस में डिसोसिएट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर वो आयंस में डिसोसिएट ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की किस वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। और अगर आयंस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं डाइल्यूट करने पे सॉल्यूशन को तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी डाइल्यूशन इंक्रीज करने के साथ साथ। ऐसे क्यों होता है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के लिए होती है सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं और सोल्यूट की क्वांटिटी कम कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। जब तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं ना, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे सोल्यूट कम हो रहा है और सोल्यूट के पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ठीक है। तुम कॉपी पेन पे ये पॉइंट्स तो लिख सकते हो कि सब कुछ फील्ड हो रहा है माइंड में बिना लिखे। अब कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। अब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या रहेगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस किसके प्रोडक्ट के इक्वल होती है, कापा इंटू वी। अब जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो कापा तो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डाइल्यूशन करने पे कापा तो डिक्रीज हो रहा है, और डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम सॉल्यूशन की ओवरऑल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कौन सा फैक्टर कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस दोनों का प्रोडक्ट है, तो कौन सा फैक्टर कंसीडर करेंगे हम, वॉल्यूम वाला, बिकॉज इंक्रीज इन वॉल्यूम ज़्यादा डोमिनेट करता है ओवर डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, कापा इंटू वी के इक्वल ही होती है, ठीक है। बाद में हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं 1000 बाय नॉर्मेलिटी से, यहाँ पे 1000 बाय मोलैरिटी से, ठीक है। तो सेम इसमें भी जो कापा का डिक्रीज होना है वो कम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के इंक्रीज होने पे, ठीक है। तो इसीलिए जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या करेगी, डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नटशेल में हम ये बता सकते हैं दैट कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं मोलर कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl के लिए ग्राफ बनाते हैं हम। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा ग्राफ आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं यहाँ पे एसिटिक
एसिड। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सभी को पता है, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस कंसीडर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस का क्या वेरिएशन रहता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस है दैट इज अकॉर्डिंग टू डीबे-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन। डीबे-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में। दिस इज मोलर कंडक्टेंस, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है? मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। B इज सम कांस्टेंट एंड रूट C इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब जो ग्राफ होगा वो इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। अब हमने जो ग्राफ बनाना है वो लैम्डा m वर्सेस रूट C के बीच में बनाना है। सो कंपेयरिंग दिस विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। हेयर y इज लैम्डा m, ठीक है, एंड x एक्सिस पे क्या प्लॉट हो रहा है? रूट c, एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नेगेटिव, ठीक है। सो द ग्राफ फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप। ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड जा रहा है ना, दैट मीन्स ये ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप के साथ है, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट क्या है? लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये ग्राफ वेरी कैसे कर रहा है? देखो इस ग्राफ को देख के इतना पता चल रहा है कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये ग्राफ जो है सबसे ज़्यादा लीनियर है लोअर कंसंट्रेशन पे। हायर कंसंट्रेशन पे ये फिर भी इतना लीनियर नहीं है, लेकिन ये मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज रेगुलर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ऐसा होता क्यों है? कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, चाहे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चाहे कंसंट्रेशन कम हो। तो डिसोसिएशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई मैटर नहीं है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। होता क्या है, जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सोल्यूट की, तो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सारे एक जगह पे होंगे, ठीक है। तो उनमें क्या शुरू हो जाती है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। और जब उनके आयंस में, फॉर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल ले लो, NaCl डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह से दूसरे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनके काफ़ी सारे नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे? अपोजिट चार्ज के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी। जब इनमें आपस में इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगी तो इनका मूवमेंट क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट होगा। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा तो मोलर कंडक्टेंस कम होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ये रीज़न है कि हायर कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस कम क्यों होती है? क्यों होती है? ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं और डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे ये सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए हैं। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं ना, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए हैं। तो उनमें अब सोल्यूट पार्टिकल्स कम हैं तो वो सोल्यूशन में एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगी, तो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, उनकी फास्ट मूवमेंट होगी। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन जब ज़ीरो को अप्रोच करेगी, कंसंट्रेशन जब ज़ीरो को अप्रोच करेगी मीन्स डाइल्यूशन किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को, ठीक है। जब कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करेगी और डाइल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। वो हम ग्राफ में एक्स्ट्रा प्लॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं?
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का समझ में आ गया सभी को, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। उसके बाद हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का देखते हैं। अब इस ग्राफ में देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है, नीचे दिखा रखा है ग्राफ, तो मतलब इसकी मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अब इटसेल्फ इन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो वही है डिसोसिएशन ऑफ आयंस क्या होगा, कम होगा। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ आयन ज़्यादा होगा। डिसोसिएशन ऑफ आयन ज़्यादा होगा, जितने आयन ज़्यादा होंगे उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंटर आयनिक अट्रैक्शन वाला रीज़न देना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में किसका रीज़न देना है, डिसोसिएशन ऑफ आयंस का, ठीक है, कि जब तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कम होगा, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा। तो जब वो टूटेंगे ज़्यादा आयंस में तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही है ना कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे और डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे। लेकिन जैसे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में के केस में ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता। हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट भी करते हैं लेकिन हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिलती ही नहीं है, ठीक है। हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट भी कर रहे हैं पर पता नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है कि कहाँ पे जाके मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी, मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये रहता है इसके केस में। तो ये कंपैरिजन समझ में आ गया आपको। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। तो ये वेरिएशन इसके अकॉर्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है मेनली, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाली इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। ये समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। और अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो आपको करने हैं एज इट इज़, ठीक है, कि पेपर में पूछ ले कि एक्सप्लेन अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, तो उसके पोस्टुलेट्स आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में डिसोसिएट होता है जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। जब तुम किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो किस में डिसोसिएट होता है, आयंस में, ठीक है। ये इसके ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग था कि जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो किस में डिसोसिएट होगा, आयंस में। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में ही आयंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बस वो बाइंड होता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ही कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो किसके थ्रू बाइंड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो जब उसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है और वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, फिर आयंस में। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, ठीक है। इसी व्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको नाम दिया था थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इसका सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें कैटायन होता है और एनायन होता है। कैटायन और एनायन पे जो
कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है, इसमें हम ये बता सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम विद नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस। ठीक है, मतलब जितने अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, उतने ही क्या होंगे, डिसोसिएटेड आयंस होंगे। तो ये यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्योंकि जब ये आयंस में डिसोसिएट हो रहा है तो जितने ये नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट हो रहा है उतने ही रीयूनाइट भी हो रहे हैं फिर से और वापस इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है जिसमें कि डिसोसिएटेड आयंस आर इक्वल टू द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे। K increases as dilution increases। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है उनकी वजह से कंडक्टेंस होती है। अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम होगी। अब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे या कम होंगे ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में क्या कौन कौन आते हैं, HCl, H2SO4, NaCl सॉल्ट्स भी आते हैं, NH4Cl, NaOH, KOH, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मीन्स ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनके केस में कंडक्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि CaOH ट्वाइस, ठीक है, कुछ बेसिस हैं जो वीक होते हैं तो उनके केसेस में आयंस कम बनते हैं, आयंस कम बनते हैं तो उनकी कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसमें एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं। जैसे हमने ये डिफ़ाइन किया था ना, ये एक इक्विलिब्रियम डिफ़ाइन किया था, वैसे ही हम एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफ़ाइन करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करनी हो तो वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, बोलिए, मॉलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है ना ये तो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से आयंस बनते हैं, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम क्या कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हैं। और उसको किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स पे, इलेक्ट्रोड्स पे वो चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। आयंस कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, पूरे एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में भी एक करंट फ्लो करेगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस और ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस
टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इस माइग्रेशन ऑफ आयंस की वजह से क्या होगा, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा थ्रू द होल सॉल्यूशन एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये 7 पोस्टुलेट्स हैं अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के जो आपको समझने हैं। ठीक है, समझ में आया ये? कैसा रहा आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस स्कूल के बाद? बढ़िया? एक बच्चे ने ही बोला बढ़िया, और तो किसी ने नहीं बोला। बाकियों का नहीं रहा ना बढ़िया? क्यों, रीज़न क्या है? 19th को ना एक केमिस्ट्री की क्विज़ भी होने वाली है, तो उसमें आप जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, तो उसमें मेरे को नेम्स दे देना। ठीक है, तो उसमें ना क्या होगा, प्राइजेस भी होंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी, टीम्स बनेंगी उसमें। जैसे फर्स्ट ईयर का एक बच्चा होगा उसमें, सेकेंड ईयर का एक बच्चा होगा और फाइनल ईयर का होगा। तो आपको ऐसे वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ाइनल ईयर का हम कैसे बता पाएंगे या सेकेंड ईयर का कैसे बता पाएंगे। फर्स्ट ईयर में तो मोस्टली वही सिलेबस है जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, मोस्टली वही सिलेबस है। तो ग्रेजुएशन बेस्ड केमिस्ट्री ही होगी, उसमें MCQs होंगे। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मुझे नेम्स दे देना अपने। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसका क्या मतलब है, उसमें नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस ज़्यादा है, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, अब सोल्यूट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे ही ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर गई ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, नंबर 2 किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा वो सोल्यूट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन होंगे, और उसके जो सोल्यूट की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने सोल्यूट को बाइंड कर रखा है वो ब्रेक कर देगा और वो डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में। जैसे कोई भी सोल्यूट है, फॉर एग्जांपल NaCl की बात करते हैं, तो इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, NaCl भी पोलर है, इन दोनों में इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इनके बीच में होगी और इनके बीच में होगी, तो ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा और ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, मीन्स वो काफ़ी पोलर है। तो अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ये पहले भी आ ही चुका है ऑलमोस्ट। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसके केस में भी वो जो आयंस है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी। और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी डिसोसिएशन क्या होती है, कम होती है। डिसोसिएशन कम होगी तो अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी, मीन्स ओवरऑल अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर
टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस, इसका क्या मतलब है? इस पे कैसे डिपेंड करता है अल्फा? जैसे कि मान लो तुमने किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए, एक H2S और एक HCl। अब दोनों डिसोसिएट होंगे उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो किस में डिसोसिएट होंगे? 2H प्लस प्लस H2 नेगेटिव। ये किस में डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है? राइट, ये इक्विलिब्रियम में है। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, H2S क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन हम किससे शो करते हैं? ऐसे, ठीक है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन से। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो गया? नंबर ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा हो गए, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहाँ H प्लस कम होंगे, तो यानी किस तरफ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी वजह से? HCl की वजह से। तो HCl ने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ये इफेक्ट? तो इसमें ये फैक्टर्स करने हैं आपको। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ठीक है, बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये डिसोसिएट होगा A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड ने इस इक्वेशन पे क्या अप्लाई किया? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव आयन एंड B नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A B, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे और इनिशियल कंडीशन पे मान लो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C मोल्स पर लीटर, ठीक है, मतलब C मोल्स आर डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? C मोल पर लीटर, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो ये डिसोसिएट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 0, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जितना ये डिसोसिएट होना था उतना ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये कितना डिसोसिएट हो गया होगा? C में से C माइनस अल्फ़ा, ठीक है, कि C अल्फ़ा अमाउंट इसका डिसोसिएट हो गया होगा, ठीक है। अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और C इज़ द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इतनी अमाउंट इसकी डिसोसिएट हो गई होगी एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? C अल्फ़ा, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे क्या रखेंगे? C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फ़ा, यही रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? C अल्फ़ा डॉट C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। This K is the dissociation constant for this particular weak electrolyte. C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा?
सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 1। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली टेकन। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली तो डिसोसिएट होता नहीं, तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ आयंस के कंपैरिजन में। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, सो अल्फ़ा कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1। ठीक है, सिंस अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 है तो अल्फ़ा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, सो के, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे के डी कर लेना, इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमने के डी और कंसंट्रेशन के टर्म में निकालनी है तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के डी अपॉन सी। ठीक है, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के डी अपॉन सी। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या पता लग रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और हमने पहले फैक्टर्स में भी डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है इनका, अल्फ़ा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अब हमें पता है सी मोल्स आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो 1 मोल इज डिजॉल्व्ड इन 1 बाय सी लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 1 बाय सी में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हुई, 1 बाय सी लीटर। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय V। तो अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन वाली इक्वेशन को वॉल्यूम के टर्म में चेंज कर दें तो हमारे पास एक तो तुम इससे डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन से डेफिनेशन क्या लिखोगे, फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, वॉल्यूम से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के डी वी। ठीक है, तो इससे भी तुम एक डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते हैं हम वॉल्यूम से, तो के डी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय वी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये है ओस्टवाल डाइल्यूशन लो, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तुम ये रिवाइज करके आना, ऑफ करना। हाँ जी, किसने देना है नेम, बी और सी सेक्शन में तो बहुत स्टूडेंट्स ने दिया है।